हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द फिटर थ्योरी चैनल। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो बोरिंग टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो फ्रेंड्स उसका हमारा ये पार्ट नंबर 3 है। तो यहाँ पर हमने अभी 2 वीडियो में 60 क्वेश्चन टेक्निकलों के डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में भी हमारे 60 क्वेश्चन टेक्निकल के रहेंगे। तो फ्रेंड्स उनको आप वॉच कर लेंगे। और फ्रेंड्स जो हमारा नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन रहेंगे उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम अपने आज के 60 क्वेश्चनों को। तो फ्रेंड्स इसमें इस तरह के मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा 61 नंबर से यहाँ पर शुरू होते हैं। टेक्निकल के क्वेश्चन हमारे 60 से लेकर 120 तक रहेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फायर के मामले में यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रयोग आग बुझाने के लिए किसका किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी में दिया गया है कि हमारा सूखा बालू। तो फ्रेंड्स सूखा बालू का यूज हम आग बुझाने के लिए करते हैं। और अगर हमारा वहाँ पर ऑप्शन में CO2 दिया रहता, यह हमारा कौन सा CCl4 को ही कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। अगर आपको ये 3 चीज़ें ऑप्शन में दी हैं तो ये हमारे आग बुझाने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने योग्य होता है। तो यहाँ पर यह बताना है कि जो हमारी विद्युत से लगी हुई आग होती है तो उसको बुझाने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा किसका यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी में दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का यूज किसके लिए करते हैं, विद्युत से लगी आग, या हम इसको कह सकते हैं CTC फायर से बुझाते हैं। और जो फ्रेंड्स हमारा लकड़ी और कागज़ में लगी हुई आग होती है उसको सोडा एसिड से बुझाते हैं। और जो हमारा तेली माध्यम में आग लगती है तो उसको फोम फायर से बुझाते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है में दिया गया है कि यहाँ पर हमारा प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलन विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है। यहाँ पर हमारा ये बताना है कि हमारा अगर हम टेम्परेचर में कोई चेंजिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारा प्रति संतुलन विभव में क्या चेंजिंग हो जाएगा, तो औसत में बताना है उसका। तो फ्रेंड्स जो उसका ऊष्मा का बहाव संवहन होता है तो फ्रेंड्स औसत में उसमें दर बदल जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि एक हमारा चालक है जिसका प्रतिरोध R है कि लंबाई अगर हम 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो फ्रेंड्स प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इसका एक फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A। तो L हमारा लंबाई होता है, A हमारा क्षेत्रफल होता है। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह से दिया हुआ है तो अगर जैसे लंबाई हमारा 2 गुना हो गया और क्षेत्रफल हमने आधा कर दिया तो फ्रेंड्स क्या होगा, जो नीचे वाला 2 है ये हमारा जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R बराबर रो ये 4L/A हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा प्रतिरोध कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर हम लंबाई को 2 गुना करते हैं और क्षेत्रफल को आधा करते हैं तो प्रतिरोध का मान 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से बताना है कि किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा 10 ओम वाले 50 वाट का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि जो कि हमारा 10 ओम का प्रतिरोध 50 वाट के लिए इसका ये अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड
नेक्स्ट में दिया गया है फ्रेंड्स कि एक विद्युत परिपथ में दो पॉइंटों के बीच में एक इकाई धनावेश के विचलन में किए गए कार्य की माप क्या होगी। तो फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं, तो उसको विभवांतर बोला जाता है। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो V बराबर W/Q वोल्ट होता है। यही उसमें कहा गया है कि एक विद्युत परिपथ में दो पॉइंटों के बीच में इकाई धनात्मक आवेश में विचलन किए गए कार्य की माप क्या होगी, तो विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आवृत्ति हमारा किसके अनुपातिक होता है। तो फ्रेंड्स आवृत्ति हमारा किसके अनुपातिक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा आवृत्ति होती है ये हमारा इंडक्टिव जो होता है इसको पेरकत्व बोलते हैं। तो पेर की प्रतिघात के आवृत्ति हमारा क्या होता है, पेर की प्रतिघात के क्या होता है, अनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसको हमारा XC से डिनोट करते हैं। XC बराबर 1/ωc। तो इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं पेर की प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, 5 एम्पियर परिपथ में हमारा अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि जिसमें कितनी होगी, 10 बिंदु होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर की इकाई क्या होती है। तो फ्रेंड्स पावर को ही शक्ति बोला जाता है, तो इसकी इकाई होती है वाट होती है। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। नेक्स्ट है, और जो हमारा ये एम्पियर दिया गया है ये हमारी धारा की होती है, और आवेश की कूलाम होती है, और हमारा जो विद्युत वाहक बल होता है उसकी वोल्ट होती है। तो यहाँ पर हमारा पावर की पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारा विद्युत रोधी केबल में क्षरण धारा होती है। तो यहाँ पर हमारा जो विद्युत रोधी केबल है उसमें क्षरण धारा क्या होगी, तो उसमें हमारा जो फ्रेंड क्षरण धारा होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा कि क्रोड के हमारा साथ साथ अक्षता प्रभावित होती है, और उपयोगी धारा क्रोड से अक्षाद तक त्रिज्या प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। तो हमारा एक जो विद्युत रोधी केबल में क्षरण धारा क्या होती है, तो क्रोड के साथ साथ अक्षता प्रभावित होती है, और उपयोगी धारा क्रोड से अक्षाद तक त्रिज्या प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड कि जो हमारा पीतल है ये किसका मिश्र धातु है। पीतल बताना है फ्रेंड्स कि किसका मिश्र धातु है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो फ्रेंड्स ये हमारा कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। और फ्रेंड्स हमारा कॉपर जिंक का क्या होता है, एक स्पेल्टर भी होता है। जो स्पेल्टर होता है, मुंज मेटल होता है, ये हमारे सब कॉपर जिंक के एलॉय होते हैं। और जो हमारा लेड और टिन दिया गया है ये हमारा किसका होता है, सोल्डर का होता है। सोल्डर मिश्र धातु होती है तो लेड और टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि बिजली की तारों और धात्विक पदार्थ अथवा उपकरणों के दुर्प्रभाव से निर्मित आग को किस श्रेणी में रखा गया है। तो फ्रेंड्स कई बार हमने बताया कि फ्रेंड्स जो विद्युत से आग लगती है उसको क्लास डी फायर के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स जो हमारी कागज़ लकड़ी से लगती है वो क्लास ए फायर होती है, और जो हमारी तेली माध्यम से लगती है वो क्लास बी फायर, और जो हमारी गैसों से आग लगती है उसको हम श्रेणी सी के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है, तो रिंग पर एक बल डालेगा वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स 73 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड,
तो फ्रेंड्स वह क्या होगा, रिंग धारा का वहन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रेंड्स दो प्रतिरोध दिए गए हैं, R1 और R2 विद्युत स्रोतों से समांतर में जोड़े गए। तो R1 का मान R2 से 4 गुना है, तो R1 में कितनी विद्युत धारा प्रभावित होगी। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, अगर हमारा यहाँ पर R1 = 4R2 है तो फ्रेंड्स इसमें हमारा क्या होगा, तो R1 में कितनी धारा प्रभावित होती। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सीधा सा फॉर्मूला है कि R1/R2, यहाँ पर फ्रेंड्स R1/R2 होता है बराबर I2/I1। तो फ्रेंड्स इसी से लगाते हैं फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा हमारा, R1 में धारा R2 में प्रभावित होनी धारा का 1/4 होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रेजिंग करते समय निम्न में से कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स जब हम ब्रेजिंग करते हैं उस समय सोल्डर के रूप में किस पदार्थ का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित में से किसका कनेक्शन नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स अगर हमारा 2 मार्ग वाला कोई एक सिंगल स्विच है या पोल है तो ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक तार को 2 स्थितियों में बताता है। क्या होता है, एक तार को 2 स्थितियों में बताता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया था आपको कि जो हमारा CO2 होता है तो क्लास बी में भी लग जाता है और क्लास डी में भी इसका यूज किया जाता है। वैसे तो हमारा क्लास बी में जो तेल पेट्रोल से लगी हुई आगें होती हैं तो वहाँ पर हम फोम फायर का यूज करते हैं। अगर हमारा वहाँ पर फोम फायर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो CO2 का भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित के बराबर होगा। यहाँ पर यह बताना है कि किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो क्या होता है फ्रेंड्स, Q बराबर IT होता है। क्या होता है, Q बराबर IT एक हमारा फॉर्मूला होता है। तो जिसमें हमारा यहाँ से हम अगर I का मान निकालेंगे फ्रेंड तो Q/T निकल के आ जाएगा। तो I बराबर क्या निकल के आएगा, Q/T। तो फ्रेंड्स यहाँ पर I बराबर क्या निकलेगा, Q/T निकल आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर I का मान हमारा कितना दिया गया है, 5 एम्पियर। तो फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा ये I बराबर हमारा हो जाएगा 5 और Q/T का मतलब होता है फ्रेंड्स कूलाम प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो हमारी धारा का मान होगा 5 कूलाम प्रति सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बताना है इनमें से कि कौन सा हमारा विद्युत रोधी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा कि जो हमारा विद्युत रोधी नहीं है तो ये हमारा शीशा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालकता को निम्नलिखित में से अभिव्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये बताना है चालकता का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमारा चालकता का मात्रक होता है म्हो या हमारा क्या होता है सीमेंस। म्हो या हमारा सीमेंस होता है।
चालकता का मात्रक होता है म्हो या सीमेंस। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एलईडी हमारा प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है। तो फ्रेंड्स जो हमारा एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जो हमारा परिवर्तनों का संयोजन होता है उसी के कारण हमारा एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारा जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है तो ये हमारा क्या बनता है। तो फ्रेंड्स ये हमने कल के वीडियो में भी बताया था कि जर्मेनियम को जब हम फास्फोरस में मिलाते हैं तो किस प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। जब हम जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस में मिलाते हैं तो एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। और फ्रेंड्स जब हम बोरान को सिलिकॉन में मिलाते हैं, जब सिलिकॉन को बोरान में मिलाते हैं तो वहाँ पर हमारे पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। अगर जब हम जर्मेनियम को फास्फोरस में मिलाते हैं तो हमारे यहाँ पर एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जोड़ों पर टाँका लगाने का क्या प्रयोजन है। तो फ्रेंड्स जो हम ज्वाइंटों में टाँका लगाते हैं तो उसका हमारा क्या होता है, यांत्रिक शक्ति बढ़ाने के लिए हम वहाँ पर टाँका लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कारखाना कानून से क्वेश्चन दिया गया है। तो कारखाना कानून 1948, जो हमारा कारखाना कानून 1948 या इसको बोलते हैं फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट जो हमारा 1948 के भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो हमारी ग्राइंडिंग मशीन होती है ये हमारा फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत एक खतरनाक मशीन के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर हमारा जो निम्न में से कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो हमें ऑप्शन ए में दिया गया है शोर और कंपन, तो ये हमारा सही हो जाएगा। खराब लाइट और खराब वायु का आवागमन और ऊष्मा तथा आर्द्रता, तो ऑप्शन नंबर इसका भी हमारा डी राइट हो जाएगा। ये सभी कारण हमारे क्या हैं, औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा 1 किलोवाट घंटा का मान होता है वो हमारा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगर यहाँ पर हमारा किलोवाट ना दे के वाट घंटा दिया होता तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता। तो ये हमारा क्या हो जाता, वाट घंटा। ये हमारा किलोवाट घंटा, ये हमारा वाट घंटा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द लीस्ट काउंट ऑफ बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, जो हमारा बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसका 5 मिनट होता है। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का हमारा लीस्ट काउंट कितना होता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 5 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बताना है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष मापन उपकरण है। तो जो हमारा प्रत्यक्ष मापन उपकरण है तो उसको बताना है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो जो हमारा बर्नियर कैलिपर होता है, तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, हमारा प्रत्यक्ष मापी औजार होता है। अगर इसका लीस्ट काउंट की बात करें तो फ्रेंड 0.02 mm होता है। कितना होता है, 0.02 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड कि बर्नियर माइक्रोमीटर जो मीट्रिक का अल्पतमांक कितना होता है। यहाँ पर मीट्रिक दिया गया है। तो फ्रेंड्स जो मीट्रिक में क्या होता है फ्रेंड्स, 0.001 mm होता है।
तो अगर यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स वर्नियर ना दिया होता तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता। मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है 0.01 mm। अगर यहाँ पर हमारा वर्नियर लगा दिया गया है तो इसका हमारा हो जाता 0.001 mm, एक जीरो और बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारा वर्नियर की डेप्थ बार अटैचमेंट जुड़ी रहती है तो ये हमारी किससे जुड़ी रहती है, इसका राइट आंसर बताना है। तो जो हमारा एक मूवेबल जा होता है ये मूवेबल जा से जुड़ी रहती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत होता है, जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसका सिद्धांत क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है ये हमारा एक ही माप के दो मेन स्केल और वर्नियर स्केलों के अंतर पर आधारित होता है। अगर माइक्रोमीटर की बात करें तो फ्रेंड्स ये हमारा नट बोल्ट पर आधारित होता है। क्या होता है, माइक्रोमीटर हमारा किस पर होता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा नट बोल्ट पर आधारित होता है। अगर हमारा जो फ्रेंड्स माइक्रोमीटर होता है नट बोल्ट पर होता है, या हम नट बोल्ट ना मिलके हमारा क्या होता है पेंच के सिद्धांत पर भी माइक्रोमीटर काम करता है। लेकिन हमारा जो वर्नियर कैलिपर होता है जो हमारा एक ही माप के दो स्केल मेन स्केल और वर्नियर स्केलों के अंतर पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रेजिंग में किस फ्लक्स का यूज किया जाता है। जो हमारी ब्रेजिंग प्रोसेस होती है उसमें हमारा किस फ्लक्स का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वहाँ पर इसका फ्रेंड्स सुहागा या इसी को हम बोलते हैं क्या बोरेक्स, या बोरेक्स या सुहागा इसी को बोला जाता है। इसी को ही हमारा क्या बोला जाता है बोरेक्स या सुहागा। फ्रेंड्स अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फ्रेंड्स ये होता है Na2B4O7। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पदार्थ की वह विशेषता जो इससे बाह्य बलों को हटाए जाने पर विरूपण के बाद अपने मूल आकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है। अगर हमारा कोई पदार्थ है जिससे हम बाह्य बल हटा लेते हैं तो फ्रेंड विरूपण के बाद वो अपने मूल आकार को प्राप्त कर लेता है, तो फ्रेंड्स इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स या तो वो प्रत्यास्थता होगा या फिर क्या होता है लचीलापन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से द्रव्य का कौन सा गुण प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध, जो हमारा विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक होता है, तो द्रव्य का कौन सा गुण है जो हमारा प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी कड़ापन होता है। कड़ापन को फ्रेंड्स स्टीफनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको स्टीफनेस बोला जाता है। कड़ापन को ही फ्रेंड्स स्टीफनेस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्रव्य के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण उसे पतले चादर में ढाला या पीट कर बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स उसको हम क्या बोलते हैं मेलेबिलिटी या आघात वर्णिता बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई, जो हमारा मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.01 सेंटीमीटर तथा वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.09 mm हो, तो वहाँ पर हमारा वर्नियर स्थिरांक का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स वर्नियर स्थिरांक का मान बताना है। तो वर्नियर स्थिरांक का मान फ्रेंड्स हमारा 0.01 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स स्टील में मैग्नीज बढ़ा देता है। अगर हम स्टील में मैग्नीज बढ़ा देते हैं तो उसका कौन सा गुण बढ़ता है।
तो फ्रेंड्स अगर हमने स्टील में मैग्नीज मिला दिया है तो मैग्नीज का फ्रेंड्स सिंबल होता है Mn। क्या होता है? मैग्नीज को Mn से डिनोट करते हैं। तो अगर हमने इस्पात या स्टील में Mn मिला दिया तो उसका क्या होगा? तनन क्षमता बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स अगर इस्पात में अगर कार्बन मिला दिया, क्या मिला दिया फ्रेंड्स? अगर हमने कार्बन मिला दिया तो उसकी कठोरता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटवा लोहे की तन्यता शक्ति कितनी होती है? तो फ्रेंड्स जो हमारा पिटवा लोहा होता है उसकी तन्यता शक्ति कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कितनी होती है? 250 से 500 न्यूटन प्रति mm² होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मृत कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत और मजबूती अधिकतम होती है। तो यहाँ पर यह बताना है कि जो हमारा डेड कार्बन स्टील होता है इसमें कार्बन के कितने प्रतिशत पर मजबूती अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.15%। तो फ्रेंड्स हमारा मृत कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 1.5% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन मेटल में तांबा, टिन और जिंक का कंपोजिशन अनुपात कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कॉपर हमारा 88%, टिन हमारा 10% और जिंक हमारा 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु क्या होता है? तो फ्रेंड धब्बा रहित का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसमें हमारा क्या ना हो, जंग ना लगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा कि क्रोमियम मिलाने से क्या होता है, हमारी धब्बा रहित स्टील बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धब्बा रहित लोहा बन जाता है, सॉरी स्टील नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टील बनाने की डुप्लेक्स प्रक्रिया संयोजन है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन अभी जो अब लखनऊ मेट्रो का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो हमारा स्टील बनाने की डुप्लेक्स प्रक्रिया किसका संयोजन है। तो यहाँ पर हमारा जो एसिड बेसिमर, एसिड मतलब अम्ल होता है, अम्ल बेसिमर और क्षार ओपन हार्ट प्रक्रिया का संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड, और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बताना सभी प्रकार के स्टील के लिए निम्न क्रांतिक बिंदु की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स जो हमारा निम्न क्रांतिक बिंदु होता है तो वो होता है हमारा 723। और अगर हमारा फ्रेंड्स अपर क्रिटिकल पॉइंट की बात की जाए तो ये हमारा 800 होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन में कितने mm होते हैं? तो फ्रेंड्स 1 माइक्रोन में कितने mm होते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स क्या होता है, जो 1 मीटर होता है, क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और फ्रेंड्स जो हमारा 100 सेंटीमीटर में तो फ्रेंड्स 1 मीटर बराबर हमारा 100 सेंटीमीटर होते हैं। और फ्रेंड्स 1 सेंटीमीटर में हमारा 10 mm होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 1 माइक्रोन में कितने mm होंगे? तो फ्रेंड्स 1 माइक्रोन में हमारा कितने होंगे? 1/1000 mm होते हैं। क्या होगा फ्रेंड्स? 1 माइक्रोन में 1/1000 या इसी को कहते हैं 0.001 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स डाइन होता है, CGS में डाइन होता है और MKS में न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, ऐसा किस कारण होता है? तो फ्रेंड्स, ऐसा हमारा घनत्व के कारण होता है। जो हमारा समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबह जल्दी कोई यातायात ना होने पर सड़क पर राहुल ने साइकिल द्वारा लाल किले से अपने निवास स्थान तक तय की गई कुल दूरी तथा घर पहुंचने तक कुल समय नोट किया। तब इस जानकारी से क्या गणना कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, उसकी चाल की गणना कर सकते हैं, क्योंकि राहुल के साइकिल की औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो यहाँ पर उसकी औसत चाल निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड कि चाबी भरी हुई घड़ी की कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? तो उसमें होती है फ्रेंड्स स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गैसों में ऊष्मा चालन किसके कारण होता है? जो हमारी गैस होती है, तो गैसों में ऊष्मा चालन किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, गैसों में ऊष्मा का चालन होता है अणुओं के प्रत्यास्थ संघटक के कारण। क्या होता है? अणुओं के प्रत्यास्थ संघटक के कारण। अगर वैसे बात की जाए तो गैस और द्रव दोनों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो संवहन द्वारा। किसके द्वारा होता है? संवहन द्वारा। किस में होता है? गैसों में और द्रव में। गैस और द्रव में ऊष्मा का संचरण किस में होता है? संवहन द्वारा। अगर चालन की बात की जाए तो फ्रेंड्स उसमें होता है, ठोसों में होता है चालन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि जल को बंद बर्तन में गर्म किया जाए तो उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि उतना ही रहेगा? तो फ्रेंड्स, उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक टक्कर से ऊष्मा स्थानांतरण होता है। जो हमारा आणविक टक्कर से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो ये किस रूप में होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जो आणविक टक्कर से ऊष्मा स्थानांतरण होता है तो संवहन में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक अशुद्ध थर्मामीटर का क्वथनांक बिंदु 105 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है तथा हमारा हिमांक 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस ताप पर एक ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ा जाता है, तो शुद्ध ताप क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है कि C-0/100 इक्वल टू जो हमारा होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या करेंगे? 40 - 5, इनका जो अंतर निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स कितना निकल के आएगा? ये हमारा 105 से 5 घटेगा तो ये 100 बराबर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो सी का मान निकल के आएगा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 35 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? C-0/100 बराबर इनके क्वथनांक जो हिमांक जो जितना बढ़ता है तो उनमें कितना परिवर्तन हुआ, और बटे हमारा जो क्वथनांक और हिमांक का अंतर होता है, तो 105 - 5, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान कितना होता है? तो
ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 4.2 इंटू 10⁷ अर्घ प्रति कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5 समतलीय बल का परिणामी बल प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा किससे प्राप्त करेंगे? तो बहुभुज के नियम से। बहुभुज के नियम से वहाँ पर हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, जितनी भी समतलें दी होंगी उनसे हमारा बल का परिणामी ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्प्रिंग तुला को ऊर्ध्वाधर रूप से चढ़ते हुए गुब्बारे पर ले जाया गया है। यदि स्प्रिंग तुला 12 किलोमीटर का लटकाए बालक कि एक स्प्रिंग तुला को ऊर्ध्वाधर रूप से चढ़ते हुए गुब्बारे पर ले जाया गया है। यदि स्प्रिंग तुला 12 किलोग्राम का लटकाया हुआ भार 15 किलोग्राम दर्शाए तो गुब्बारे का त्वरण लगभग कितना होगा? तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम कल बताएंगे। इसका राइट आंसर दिया गया है यहाँ पर 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन को जो हमारा 116 और 117 नंबर है इनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। गुरुत्व के अधीन ब्रह्मावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय में विस्थापन d का विचरण किस में सही दर्शित होता है? तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि गुरुत्व के अधीन ब्रह्मावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय जब t होगा और विस्थापन d का विचरण किस में सही दर्शाया गया है? तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इसमें दर्शाया गया, क्योंकि s बराबर होता है हाफ GT स्क्वायर, u प्लस हाफ GT स्क्वायर होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पारसेक किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स पारसेक किसकी इकाई होती है? तो ये होती है हमारी खगोलीय दूरी की। खगोलीय दूरी की इकाई क्या होती है फ्रेंड्स? पारसेक। अगर फ्रेंड्स एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। क्या होता है? इतने लाइट ईयर होते हैं, इतने प्रकाश वर्ष। और अगर फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें मीटर की बात की जाए कि एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर क्या होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। और फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 1 पिकोफैरेड बराबर क्या होता है? तो फ्रेंड्स 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 10⁻−12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स हमारे ये इसी तरह के हमारे पास 20 प्रैक्टिस सेट हैं, 20 प्रैक्टिस सेट हैं। इससे बाहर आपका बोर्डिंग के पेपर में कहीं से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ये सब हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग है हमारा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।